गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ऑर्डर से रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी, तीनों की कंपेयर करी थी। सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इनके लिए जो है ये इक्वेशंस जो है डिराइव करी थी। उसके बाद आज हमें स्टार्ट करना है हाफ लाइफ। यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है। तो हाफ लाइफ के नाम से क्या समझ आ रहा है? आधे होने की जो लाइफ हो, आधे होने का जो टाइम हो, दैट इज हाफ लाइफ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। और इसमें बोल क्या रहे हैं, जब बचा हुआ जो रिएक्टेंट है वो आधा हो जाए इनिशियल के। इनिशियल अगर ए नॉट था, तो अब ए नॉट का आधा अगर रिएक्टेंट बचा हो तो वो कितने टाइम में हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टी हाफ। तो टाइम इन विच रिएक्टेंट लेफ्ट इज टाइम इन विच reactant left is half of its initial value। जो भी वो पहले प्रेजेंट था, इनिशियली जितना भी प्रेजेंट था, उसका जब हाफ हो जाएगा। हाँ, इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर अंशिका, जो आप बता रहे हो। तो अब ये जो वैल्यू है a इज इक्वल टू a0/2, ये हम तीनों ऑर्डर्स में पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है टी हाफ की सबके लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन थी हमारी? a माइनस ए नॉट, सॉरी ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। अब इसमें हम a की जगह पे a0/2 रखे अगर, इज इक्वल टू के टी हाफ। तो टी हाफ की क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे? ए नॉट माइनस a0/2 इज a0/2, और ये रेट कांस्टेंट के। ये आ गई वैल्यू टी हाफ की फॉर जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन थी हमारे पास ln a/a0 इज इक्वल टू माइनस के टी, या जो भी आपको याद रखने में बेस्ट लगती हो। तो ln a की जगह रख दिया a0/2 इंटू a0 इज इक्वल टू माइनस के टी। तो इसको लॉग में कन्वर्ट करके और log 2 की वैल्यू पुट करके फाइनली क्या आता है, टी हाफ 0.693/k। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के लिए 1/a माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के टी था। अब यहाँ पे भी a की जगह पे रखा अगर a0/2, तो 2/a0 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के टी हाफ। तो टी हाफ यहाँ पे आ गया 1/a0 मल्टीप्लाइड बाय रेट कांस्टेंट के। तो ये तीनों एक्सप्रेशन आ गए हमारे फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, वैल्यू ऑफ टी हाफ। इतना डन। अब इन एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखना। जीरो ऑर्डर के लिए थी a0/2 के, फर्स्ट के लिए थी 0.693/k, और सेकंड के लिए थी 1/a0 के। यही सारी वैल्यूज आई थी। तो क्या है, जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ है या फिर हाफ लाइफ जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। इस एक्सप्रेशन से हम ये बता सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ a0, और सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये तीनों चीजें जो है हम बता सकते हैं इनकी हाफ लाइफ से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट है, और सेकेंड ऑर्डर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ए नॉट को डबल कर दिया जाए, तो टी हाफ पे क्या क्या फर्क पड़ेगा? फॉर जीरो ऑर्डर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम ए नॉट को डबल करेंगे तो टी हाफ यहाँ पे फॉर जीरो ऑर्डर डबल हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम रहेगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डबल कर दिया अगर हमने ए नॉट को तो टी हाफ उसका हाफ हो गया। सिमिलरली अगर हम ए नॉट को ट्रिपल कर दें या फिर हाफ कर दें, तो जो जो भी इफेक्ट्स आएंगे आप डायरेक्टली इससे देख सकते हो। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे होते हैं जिसमें हमें कैलकुलेट किए बिना भी हम आंसर दे सकते हैं इस चीज से कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के कैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली। तो वो रिलेशन देख के भी हम कई बार जो है क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज हाफ लाइफ। ओके, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ से रिलेटेड। तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन, T.75 बाय T.5। अब ये T.75 का मतलब क्या है कि 75% रिएक्शन जो है वो कंप्लीटेड हो चुकी है, और ये T.5 मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट है। 50% का मतलब क्या है, टी हाफ। तो इसका रेशियो निकालना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ओके आयुषी, T.75 बाय टी हाफ। अगर वो 75% कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब एक बचा कितना होगा, 25% या फिर 0.25 ऑफ ए नॉट। तो ये वैल्यूज अगर आप पुट करोगे T.75 में और T.50 में, तो T.75% का फॉर्मूला 2.303 बाय रेट कांस्टेंट के लॉग ए नॉट बाय दिस 0.25 ए नॉट। और T.50% के लिए तो ए नॉट की जरूरत ही नहीं है, 0.693 बाय के। तो इन दोनों का जब आप रेशियो लोगे, हाँ आयुषी सही कह रहे हो आप, T.75 बाय T.5 का जो रेशियो लोगे वो आएगा 2। बहुत बढ़िया, कैलकुलेट कर रहे हो। अब ये जो वैल्यू आई है T.75 और T.50 की, ये मैं बोलूंगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है याद रखो कि ये 2 टाइम्स आती है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नंबर कुछ ज्यादा याद नहीं करना, बस एक छोटी सी चीज है। T.75 बाय T.50 को मैं बोल रही हूँ आप याद रखो, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछ चुका है, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये आपको काफी जगह पे काम आ सकता है। तो इस वैल्यू को आप याद रखना, 2 वैल्यू इसके आती है, आपने कैलकुलेट भी करके देख लिया अभी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर यही सेम चीज पूछी होती T.75 बाई T.50, तो इसका डायरेक्ट एक ट्रिक होती है जीरो ऑर्डर के लिए कि T(x/Ty) इज इक्वल टू x अपॉन वाई। मतलब T.75 बाई T.50 अगर आप जीरो ऑर्डर के लिए निकालना चाहो तो डायरेक्टली 75/50, 25 2 जा 25 3 जा, तो ये 3/2 डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये चीज लगा के। तो फर्स्ट ऑर्डर का तो काफी बार पूछ चुका है, जीरो ऑर्डर का आई थिंक नहीं पूछा अभी तक ये चीज, तो अगर पूछ ले तो आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ओके, तो ये चीज लिख लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन completed to the extent of 75% and 50% in time intervals T1 and T2, then what is the ratio of T1 is to T2? ध्यान से देखोगे वही क्वेश्चन है, 75 is to T50, वही वैल्यू आएगी, ऑप्शन सी। हाँ बिल्कुल सही वंशिका, ऑप्शन सी 2। तो ये बस क्या था, बस यही पूछना चाह रहा था, ये थोड़ा सा लैंग्वेज जो है इसमें चेंज कर दी थी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 60% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स, 50% वुड बी कंप्लीटेड इन हाउ मच टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ओके, बाकी डी। आयुषी। आंसर बच्चे। निशा, मुस्कान, रुपेश। आंसर। ओके, मेरे पास जो आंसर किया है उसमें 45 मिनट्स है, इसका आंसर ऑप्शन सी। वो आप में से दिया नहीं किसी ने, बी और डी बता रहे हो। एक बार कैलकुलेशन चेक करना अपनी। 60% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रहा है 60 मिनट्स में, इसका मतलब T60 दे रखा है 60। तो 2.303/K लॉग ऑफ A0/A। 60% अगर कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कितना होगा, 40%। तो 0.4 A0। यहाँ पे 0.6 तो नहीं रख दिया था। 60% अगर कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग 40%। टी हाफ हो जाएगा 0.693/K। तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। T60 दे रखा है 60 मिनट्स, तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा 2.303/60 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 10/4, या फिर 2/5 ले लो, या 10/4, जो भी। 10/4 ही रखते हैं इसको। तो 2.303/60 लॉग 10 माइनस लॉग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। लॉग 10 इज 1, तो 1 माइनस 2 लॉग 2। 1 माइनस 2 log 2, 0.301 into 2, 0.602। 1 माइनस 0.602, 2.303/60। यस मैम, 0.6 रख दिया था। हाँ ठीक है, फिर तो आ जाएगा सॉल्व करके। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही, इसको कैलकुलेट करोगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू इसमें पुट करोगे, आपका आंसर आएगा 45 मिनट्स, ऑप्शन सी। 0.6 नहीं रखना, 0.4 रखेंगे। यहाँ पे क्या रखते हैं, रिमेनिंग जो रिएक्टेंट होता है वो। ओके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एटलीस्ट हाउ मेनी हाफ लाइफ शुड elapse फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट रिएक्शन इज एटलीस्ट 95% कंप्लीटेड। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इसमें बतानी है। किस मेथड से जाओगे? सेवन? नहीं बेटा, 7 नहीं है इसका आंसर। फाइव। ओके, गुड। वंश बेटा, किस तरीके से आपने किया है इसको? अंशिका, कैसे किया है? तो ये जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के क्वेश्चन होते हैं, इसके काफी तरीके हैं हमारे पास अलग अलग इस क्वेश्चन को करने के लिए। हो सकता है आप में से किसी ने ये यूज किया हो कि फर्स्ट टी हाफ के बाद 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट टी हाफ पे 75% कंप्लीट हो जाएगी, एंड सो ऑन। आपने साइकिल चला के टी हाफ काउंट किए हो। एक तरीका तो ये है।
दूसरा तरीका क्या है, 95% कंप्लीटेड पूछा है, तो T95 में जितना टाइम लग रहा है उसको अगर हम डिवाइड कर दे T50, मतलब हाफ होने में कितना टाइम लग रहा है, तो उससे आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। एक तरीका ये है रिमेनिंग से। ओके, आप लोगों ने ऐसे ही किया, मतलब ठीक है। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि जितना परसेंटेज आपको दे रखा है उसको डिवाइड कर दो T50 से, तो दोनों के टाइम का जो रेशियो आएगा दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस A इज इक्वल टू A0 by 2 की पावर n, where n is the number of half lives, n is the number of half lives, A0 is the initial concentration और A क्या है, remaining concentration after n half lives। आफ्टर एन हाफ लाइफ जितना ए जो है रिमेनिंग है, और ये है एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब इस फॉर्मूले का ड्रॉबैक क्या है, सिर्फ आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ये यूज कर सकते हो, बाकी ऑर्डर्स के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो 100 से 50 फिर 75 और जो भी जिस भी ऑर्डर का है, वरना आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर दिया है तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन के लिए इसको अप्लाई करके देखें, 95% कंप्लीटेड मतलब 5% रिमेनिंग, तो ए नॉट ए की जगह रख देंगे 5% ऑफ ए नॉट बाय 2 की पावर एन। तो इसको सॉल्व करके, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा इस एन को नीचे लाने के लिए। तो ये क्या है, ए नॉट भी कैंसिल, तो 20 इज इक्वल टू 2 की पावर एन। अब इसको सॉल्व करने के लिए लॉग 20 को रख सकते हैं 2 इंटू 10 एन लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे भी लॉग 2 की वैल्यू आपको पता है, 10 की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग 2 प्लस लॉग 10 क्या आ गया, 0.301 प्लस 1 इज 1.301। तो 1.301 इज इक्वल टू n इंटू लॉग 2 इज 0.301, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.3 बाय 0.3 करके। तो जो मैंने ये सेकंड वाला मेथड बताया और थर्ड वाला मेथड बताया, इससे जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ की वैल्यू आएगी, इनकी जो वैल्यू आएगी वो 4.3 समथिंग आ रही है इन दोनों मेथड से, ठीक है। और इस वाले से जो आपने किया इसमें भी आपका एग्जैक्टली 95 कहीं नहीं आ रहा होगा, 93 या 94 समथिंग कुछ आ रहा होगा, राइट। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही है ना। हाँ बच्चे, उसी से ये डराइव होता है। तो इससे भी आपका एग्जैक्ट ये 95 नहीं आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन से मतलब इस वैल्यू से क्या समझना है, ये डेसिमल वाली से, और ये जो एग्जैक्ट नहीं आपकी आ रही उससे क्या समझना है कि यहाँ पे 95% जाने के लिए 4.3 हाफ लाइफ जो है कंप्लीट होनी चाहिए। 4.3 को आप अप्रोक्सीमेट करके 4 टिक नहीं करना है, 5 ही टिक करना है, क्योंकि 4 अगर आप टिक कर दोगे तो 4 तक वो 95% नहीं जाएगी, वो 93% या 94% वहां तक जाएगी। तो इसको हमें आगे वाला नंबर लेना है। अगर ऑप्शन में होता 4.3 तो हम कर देते टिक, लेकिन नहीं है तो उससे जस्ट अगला जो एन है दैट इज 5, वो वाली वैल्यू हमने टिक करी। ए नॉट इज इक्वल टू ए की पावर माइनस, हाँ यहीं से डिराइव होता है यूशी, ये यहीं से आता है, ठीक है। ये तीनों तरीके हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14 इज, टाइम दे रखा है टी हाफ 5730 ईयर्स, only 80% of C14 found, then estimate the age of the sample। टाइम हमें निकालना है, टी हाफ हमें दे रखा है, 80% उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दी है, तो क्या हो जाएगा एज ऑफ द सैंपल। ऑल रेडियो एक्टिव डीकेस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डीके में मैंने बस ये बताया था कि एग्जाम्पल होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, और कुछ नहीं बताया अभी। ये ऑल रेडियो एक्टिव्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
बिल्कुल जैसे फर्स्ट ऑर्डर वाले क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। टी हाफ आपको दे रखा है, एज बतानी है आपको 80%, जब उसमें C14 फाउंड हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? टाइम बताना है, टाइम इज व्हाट 2.303 बाय के लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए। यही होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला। तो 80% फाउंड हो रहा है तो ए क्या हो जाएगा? 80% ऑफ टी 20% निकालेंगे। 20%, हाँ ऐसे भी कह सकते हो, वरना 80% अगर कह रहे हो कि रिमेनिंग है तो 80% इज 80/100 ऑफ ए नॉट। इसको यहाँ पे पुट करोगे, क्या आ जाएगा यहाँ से? टाइम आ जाएगा, लेकिन हमारे पास रेट कांस्टेंट जो है नहीं है। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? टी हाफ की हेल्प लेंगे। तो रेट कांस्टेंट इज 0.693 बाई टी हाफ। यहाँ से हमारे पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा, उस रेट कांस्टेंट को यहाँ पुट कर देंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास ईयर्स में। यही करना था बस। और जो रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं उसमें रेट कांस्टेंट को डीके कांस्टेंट भी बोल देते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इसको। रेट कांस्टेंट को डीके कांस्टेंट भी कह देते हैं, लैम्डा से डिनोट कर देते हैं जब रेडियो एक्टिव डीकेज की बात हो रही हो। और ऑल रेडियो एक्टिव डीकेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला लगाना था बस इसमें। डन। ठीक है, आगे हम चलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या है? अगर ए और बी कोई दो रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट मिल रहा है हमें पी, तो बी को अगर हम एक्सेस में ले ले, बहुत ज्यादा मतलब ले लिया हमने बी को, वो इतना ज्यादा ले लिया कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ इतना फर्क ही नहीं पड़ता कि रेट जो है अफेक्ट हो जाए उससे। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इसका एग्जाम्पल होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। अब स्यूडो वर्ड का ही मतलब क्या है? फेक, नकली। तो मतलब वो नकली बिहेव कर रहा है एज अ फर्स्ट ऑर्डर। या यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स थे, दोनों में दोनों जो है वो अफेक्ट होने चाहिए थे रेट पे, लेकिन वो कह रहा है कि बी जो है उसको हम रेट लॉ में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ ए को, क्योंकि बी से जो है वो कोई अफेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा। तो अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की रिएक्शन लिखे हम यहाँ पे, ये एस्टर है कोई CH3COCH3, वाटर को एक्सेस में लिया है। तो हाइड्रोलिसिस जब होती है एस्टर की, एसिड मिलता है और एक अल्कोहल मिलता है। अब यहाँ पे H2O का अमाउंट इतना ज्यादा लिया है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, केन शुगर इज C12H22O11, सुक्रोज जिसको बोलते हैं। हाँ सही कह रहे हो आयुषी, सुक्रोज जिसको बोलते हैं, दैट इज केन शुगर। तो H2O को यहाँ पे इतना एक्सेस में लिया है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वो रेट पे फर्क डाल दे। तो रेट जो है डज नॉट डिपेंड ऑन H2O की कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले अगर रेट लॉ हम इसका लिखते तो इसका रेट लॉ होना चाहिए था H2O की कॉन्सेंट्रेशन और CH3COCH3 की कॉन्सेंट्रेशन। ये इसकी एक्चुअल जो है इसका रेट ये होना चाहिए था। लेकिन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की वजह से क्या हो जाएगा? रेट के डैश इंटू CH3COCH3, ये हो जाएगा इसका रेट लॉ। अब ये जो है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है, एक ही रिएक्टेंट पे ये डिपेंड कर रहा है रेट, इसी को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। और यहाँ पे जो ये के है, इसकी यूनिट्स जो आती है वो सेकंड ऑर्डर की तरह आती, लेकिन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट्स आएंगी रेट कांस्टेंट के की, वो फर्स्ट ऑर्डर वाली आती है। बस इतना ही क्वालिटेटिव पार्ट है आपके सिलेबस में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का, कि जो रिएक्शन नहीं थी फर्स्ट ऑर्डर वो भी अब नकली तरीके से फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगी, क्योंकि एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में ले लिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन कितनी हो गई है, कैसे चल रही है, कितना उसका मतलब अलग अलग चीजें जो है उसकी मेजर हो सकती है। एक तरीका मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेशर मेजरमेंट, एक तरीका है वॉल्यूम मेजरमेंट, और एक तरीका है अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव स्पीशीज है तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये तीन तरीके हम पढ़ने वाले हैं टू मेजर
द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो पहले तरीके से स्टार्ट करते हैं प्रेशर वाले के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, पी टोटल जो है वो मेजर कर लेते हैं, जो भी रिएक्शन जिस भी मिक्सचर में हो रही है, जिस भी बर्तन में हो रही है एपरेटस में, उसका जो टोटल प्रेशर है वो मेजर कर लेते हैं। अब वो अलग अलग टाइम पे हम मेजर कर लेते हैं, और लेकिन क्या फिक्स्ड रखते हैं, फिक्स्ड क्या रखते हैं, प्रेशर और सॉरी प्रेशर तो मेजर ही कर रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड रखते हैं, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी थी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे तो हमारा प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे। अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर अलग अलग पे मेजर कर रहे हैं तो फायदा ही क्या है, फिर पी टोटल की वैल्यूज भी अलग अलग आ रही होंगी। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को फिक्स करके हम पी टोटल जो है वो मेजर करते रहते हैं अलग अलग टाइम के लिए। उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी रिएक्शन अब कितनी प्रोसीड कर गई। तो हो सकता है हम किसी पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हो, कि एक रिएक्टर की किसी पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हो, या फिर टोटल प्रेशर की बात करें, या फिर इनिशियल प्रेशर की बात करें, या फिर कोई प्रेशर एट टाइम टी दे रखा हो उसकी बात करें। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है प्रेशर वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन से समझेंगे इसको तो थोड़ा ढंग से समझ आएगा। ये इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये अलग अलग टाइम पे टोटल प्रेशर जो है मेजर कर लेते हैं। तो आगे चलें, ठीक है। तो मैं कोई जनरल रिएक्शन ले रही हूँ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ए गैस से एन मॉलिक्यूल्स ऑफ बी गैस जा रहा है। तो इसको और इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियल तो सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट तो कुछ प्रेजेंट होगा नहीं। तो पी नॉट से हम डिनोट करेंगे इनिशियल प्रेशर को, एन बी क्या होगा, जीरो वहां पे। उसके बाद किसी टाइम टी पे इसमें से पी प्रेशर जो है वो कम होगा, और यहाँ पे एन पी जो है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमने पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन किया है। तो जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में मोल्स से खेलते थे, अब यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली ये चीज लगा सकते हैं। उसके बाद टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, मतलब जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होगी, तब ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, और सारा का सारा यहाँ पे एन पी नॉट जो है प्रेशर फॉर्म हो जाएगा। टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अब अगर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, रेट कांस्टेंट हमें निकालने को बोल देगा क्वेश्चन में। तो रेट कांस्टेंट होता क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 1/t 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, यही था। अब इस ए नॉट की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, प्रेशर की यूनिट्स। तो प्रेशर की यूनिट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, पी नॉट, और क्या बचा हुआ है यहाँ पे, पी नॉट माइनस पी। यही चीज हमें करनी है बस। अब बस क्या, थोड़ा सा बस एक स्टेप क्या फालतू है यहाँ पे, कि हमें ये पी नॉट माइनस पी डायरेक्टली वो लिख के नहीं देगा कि आपकी पी नॉट माइनस पी की वैल्यू ये है। हमें वो देता क्या है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर को हमें रिलेट करना पड़ेगा इस पी से। पी नॉट दे देगा, पी टोटल दे देगा, ये नहीं देगा पी की वैल्यू। इसको हमें कैसे रिलेट करना है वो हम समझते हैं। तो अब हम रिलेशन निकालेंगे पी का इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पी टी, ये हमारा एम है। अब एट सॉरी एट टाइम टी की बात अगर हम करें, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में, उन सबके पार्शियल प्रेशर्स का सम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट है गैसियस में, पी नॉट माइनस पी, एक ये है टर्म, इतना प्रेशर है, और क्या है ये एनपी वाला, तो प्लस एनपी, ये हो गया टोटल प्रेशर। इसमें से मैं पी कॉमन ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस पी ले लिया तो एन माइनस वन, ये कॉमन आ गया, ये पीटी हो गया। तो पी क्या आ गया यहाँ पे, पीटी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। अब ये मेरा पी का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर एंड इनिशियल प्रेशर। इन दोनों की वैल्यूज मेरे को पता होगी, एन की वैल्यू मेरे को पता होगी, तो मैं इसको पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, और मेरे पास आ जाएगा रेट कांस्टेंट 1/t 2.303 लॉग ऑफ पी नॉट अपॉन पी नॉट, चाहे यहीं पे लिख लो पी नॉट माइनस पी को, पी नॉट माइनस ये चीज पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस वन। इसको आप इसमें पुट करोगे तो आपका रेट कांस्टेंट जो है वो निकल जाएगा। तो डेराइव करना आप समझ गए कैसे करते हैं। क्या किया है हमने, पहले ये एक्सप्रेशन लिखा कि कितना प्रेशर कम हो रहा है, कितना प्रेशर बन रहा है। फिर हमें रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ए नॉट बाय ए।
तो इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर रिमेनिंग। अब हमें ये पी की वैल्यू नहीं देगा, वो देगा इनिशियल प्रेशर की और टोटल प्रेशर की। तो उससे हम फाइंड कर लेंगे पी का रिलेशन, उस रिलेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे फॉर रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन से समझते हैं। और हाँ, यहाँ पे कुछ रटना नहीं है, ये फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं रटना है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ज्यादा रटोगे, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट करोगे, कुछ टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन 270 डिग्री सेल्सियस एट टी इज इक्वल टू 0, टोटल प्रेशर इज दिस, आफ्टर 3 minutes टोटल प्रेशर इज दिस, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अभी ये एजो आइसोप्रोपेन पे आपने टेंशन नहीं लेनी है, एजो आइसोप्रोपेन कैसे डीकम्पोज करता है वो आपको दे देगा। अभी यहाँ मैं बता देती हूँ, ये होता है एजो आइसोप्रोपेन, ये एजो ग्रुप है, बीच में एन डबल बॉन्ड एन, और ये साइडों में आइसोप्रोपेन CH, ये डिकम्पोज करता है हेक्सेन गैस में C6H14 और नाइट्रोजन गैस में N2 में, इसमें ये डिकम्पोज करता है। तो अब वही चीज हम अप्लाई करेंगे जो मैंने लास्ट स्लाइड पे सिखाई। एट टाइम इज इक्वल टू 0, इसका प्रेशर P नॉट, एट टाइम इज इक्वल टू T नॉट में से कुछ P कम हुआ, यहाँ पे कुछ P फॉर्म हुआ, यहाँ पे कुछ P फॉर्म हुआ। रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आप लिखोगे, और इसको मैं एक्सप्रेस करना एक बार फिर से बता देती हूँ। पी टोटल दे रखा है, क्योंकि इन्होंने टोटल प्रेशर ये देखो वाज फाउंड टू बी 46.3 mmHg। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, ये सारी यूनिट्स है, मतलब ये सारी चीजें प्रेशर के लिए, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, पी नॉट प्लस पी, पी टोटल, तो पी क्या आ गया, पी टी माइनस पी नॉट। अब रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख के उसमें ये वैल्यू पुट करके एक बार आंसर बताओ कितना आ रहा है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा होगा आप लोगों ने 2.303/T log ऑफ P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P। तो P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस की जगह मैं ये चीज रख रही हूँ, PT माइनस P नॉट। तो ये हो जाएगा P नॉट अपॉन P नॉट माइनस माइनस प्लस, तो 2P नॉट माइनस PT। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। P नॉट की वैल्यू दे रखी है 33.15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 33.15 माइनस P टोटल 46.3, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। टाइम की वैल्यू दे रखी है 3 मिनट्स, तो उससे आ जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट। आया किसी का? ओके, तो अप्रोच यही रखेंगे हर टाइप के क्वेश्चन में। एक मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, ए गैस गिविंग 2B गैस प्लस C गैस,
इसके लिए आप रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन और पी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पी टी, ये आप एक बार घर पे ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम वॉल्यूम मेजरमेंट्स पे। तो जैसे हमने प्रेशर की मेजरमेंट देखी, वैसे ही वॉल्यूम मेजरमेंट के भी तरीके हैं ही, और उनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन कितनी आगे बढ़ गई, किस टाइम पे है, कहाँ है। तो कैसे इसको कर सकते हैं, अगर कोई गैस है वो एस्केप कर रही है, अगर कोई गैस एस्केप कर रही है उसकी वॉल्यूम जो है वो मेजर कर लेते हैं। वॉल्यूम मेजरमेंट वाले तरीके में ये करते हैं, जो गैस एस्केप कर रही है उसकी वॉल्यूम को मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन देखते हैं, NH4NO2 डिकम्पोज करते हैं, सॉलिड होता है, डिकम्पोज करता है और निकलती है गैस हमारी ये N2 गैस। तो N2 गैस जो एस्केप कर रही है उसकी वॉल्यूम को मेजर कर लेंगे और H2O यहाँ पे रिलीज होता है। तो इस N2 गैस की वॉल्यूम से पता लगा सकते हैं कैसे, अगर टाइम t पे इसकी जो वॉल्यूम है N2 गैस की वो VT है, ठीक है, और V इनफाइनाइट ले लिया, वॉल्यूम यहाँ पे लिख रही हूँ, V इनफाइनाइट ले लिया एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने पे V इनफाइनाइट और इनिशियली सॉरी एट टाइम t इज वीट, इनिशियली तो जीरो ही होगा तो कुछ फायदा है नहीं उस चीज का, इसलिए आफ्टर कंप्लीशन देखते हैं और एट टाइम t इनकी वॉल्यूम्स हम लेके चलने वाले हैं। तो ए नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी इनफाइनाइट के, और ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी इनफाइनाइट माइनस वी टी के। इस चीज को यूज करके रेट कांस्टेंट वाले फॉर्मूला में 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए था, तो वी इनफाइनाइट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी, ये आ जाता है रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला जब वॉल्यूम जो है वो मेजर हो रही हो ऑफ एस्केपिंग गैस। इस फॉर्मूला को यूज करना है, वी इनफाइनाइट और वी टी की वैल्यू आपको दे रखी हो। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन वाले मेजरमेंट वाले तरीके पे। तो पहली बात तो ये ऑप्टिकल रोटेशन अगर मेजर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो होना चाहिए। आपने पढ़ लिया ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव 11th में, पढ़ा है ये, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है। ओके गुड। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए एटलीस्ट एक, एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए, उसी की हम ऑप्टिकल रोटेशन मेजरमेंट करके पता लगा सकते हैं कि कितनी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर गई। तो एक्सपेरिमेंटली क्या आता है, आर से मैं डिनोट कर रही हूँ ऑप्टिकल रोटेशन को, तो आर इनफाइनाइट मतलब कंप्लीशन के टाइम पे जो ऑप्टिकल रोटेशन है माइनस आर इनिशियल टाइम जीरो पे, ये प्रोपोर्शनल आती है ए नॉट के, और आर इनफाइनाइट माइनस आर टी ऑप्टिकल रोटेशन एट आफ्टर कंप्लीशन माइनस ऑप्टिकल रोटेशन एट सम टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो आर इनफाइनाइट हो गई कंप्लीशन पे ऑप्टिकल रोटेशन, आर टी है एट सम टाइम टी, और आर जीरो क्या है एट टाइम जीरो या फिर इनिशियली। तो ये वैल्यूज जो है हम पुट कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर वाले एक्सप्रेशन में, वही जो हमने अभी तक किया है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए बाय ई नॉट बाय ए। तो आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट आर इनफाइनाइट माइनस आर टी। इस फॉर्मूले को यूज करके हम करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन वाले क्वेश्चंस। दोनों में ऊपर आर इनफाइनाइट में से ही माइनस हो रहा है, बस ऊपर आर नॉट माइनस हो रहा है और नीचे आर टी माइनस हो रहा है। तो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चंस पे। ये आ गया आपका क्वेश्चन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर वाज स्टडीड यूजिंग एन ऑप्टिकल पोलैरिमीटर। ये ऑप्टिकल पोलैरिमीटर यूज होता है ऑप्टिकल रोटेशन देखने के लिए कितनी है। तो ये वैल्यूज हमारी आई टाइम जीरो पे, सम टाइम टी पे और टाइम इनफाइनाइट पे, ये वैल्यूज। तो अब आप बता दो एक बार, पहले रेट कांस्टेंट बता दो उसके बाद हम इस स्टेप पे चलते हैं। पहले रेट कांस्टेंट बता दो कितना आएगा। 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए, ए नॉट क्या था आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट अपॉन आर इनफाइनाइट माइनस आर टी।
ये सॉल्व करके एक बार बता दो कि कितना आ रहा है। पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट है ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करने के लिए। वैल्यूज जो आई है ये कहाँ से आई है? पोलैरिमीटर से आई है। क्या आ रही है रेट कांस्टेंट की वैल्यू? ये log 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2.303 बाई 84 इंटू log 2 इज 0.301। इसको सॉल्व करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू, क्या दिक्कत आ रही थी रेट कांस्टेंट निकालने में? इजी तो था, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी थी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है वो? व्हेन विल द मिक्सचर बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होगा तो उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन आएगी वो आएगी जीरो। ऑप्टिकल रोटेशन आएगी वो आएगी जीरो फॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव। यही थी ऑप्टिकल इनएक्टिव की डेफिनेशन, जो ऑप्टिकली पोलराइज ना कर पाए लाइट को, यही थी उसकी डेफिनेशन। तो आर इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हमारे पास आ गई रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये इनएक्टिव वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें क्या बताना है? टाइम। व्हेन पूछा है तो टाइम बताना है। तो टाइम मीन्स 1/k, 2.303 लॉग यही वाली चीज आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर इनफाइनाइट माइनस आर टी। बस इस बार क्या होगा, ये आर टी की जगह वैल्यू होगी जीरो। बाकी सारी वैल्यू सेम, इनफाइनाइट पे -10, जीरो पे 50, ये -10 और ये जीरो। तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा टाइम 217 मिनट्स, इसका आंसर। आ गया समझ कैसे करना है? ओके, नोट कर लो इसको। ठीक, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। स्टडी ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज दे रखा है। प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड विद द हेल्प ऑफ पोलैरिमीटर बिकॉज द सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड ऑन हाइड्रोलिसिस मिक्सचर। ये सब फालतू थ्योरी दे रखी है। इस पार्ट पे फोकस करते, क्या क्या हमें दे रखा है? 66.65 इनिशियल, मतलब आर नॉट दे रखा है ये, और ये आर टी की वैल्यूज दे रखी है। टी इज इक्वल टू जीरो
पे थीटा 0, t इज इक्वल टू टी पे थीटा t एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे थीटा infinity, calculate the rate constant k in terms of these readings. होमवर्क में ट्राई कर लेना. डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड. नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे. फिर कुछ पीवाईक्यूज ट्राई कर लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम वो स्टार्ट कर देंगे, मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इस क्वेश्चन को देखो. NO2 required for a reaction is produced by decomposition of N2O5 in CCl4 as per this equation. तो क्या दे रखा है ये, N2O5 डिकम्पोज हो रहा है, NO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है और O2. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 is 3 moles per liter and it is 2.75 moles per liter after 30 minutes. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 is. एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो. क्या क्या दे रखा है, कैसे अप्रोच करोगे, ये सब ट्राई करो. पहले तो यही लिख लो क्या क्या दे रखा है, रिएक्शन क्या दे रखी है, इस चीज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या क्या हमें चाहिए होगा, ये सब. बी. ओके, गुड. आ गया, बहुत बढ़िया. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, DNO2 बाय dt. ये हमें बताना है. और इस इक्वेशन से अगर हम एक्सप्रेशन लिखे बिटवीन N2O5 एंड NO2, तो 1/2 माइनस 1/2 DN2O5/dt इज इक्वल टू प्लस 1/4 DNO2/dt. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज DNO2/dt. इस चीज की हमें वैल्यू चाहिए, इस चीज की हमें वैल्यू चाहिए. ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ DN2O5/dt. हमें अगर ये फाइंड हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 3, फाइनल दे रखी है ये. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, DN2O5. और dt की वैल्यू दे रखी है 30, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही करके आपका आंसर बी आ रहा होगा 1.667. बहुत बढ़िया बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग रिएक्शन XA से YB बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, देन A एंड B कैन बी. N2O4 एंड NO2. एक बार दोबारा चेक करो वंशिका आंसर अपना.
टी नहीं है इसका आंसर। बी C2H2 एंड C6H6। और किसी का कुछ आया? वंश। C2H4 एंड C4H8। ABC। ठीक है, इसका ऑप्शन सी जो है C2H4 एंड C4H8 वो करेक्ट आंसर है। कैसे आया देख लेते हैं। ये जो इन्होंने एक्सप्रेशन दिया है 0.301 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लॉग टू। इसकी हेल्प हमने क्यों ली है, क्योंकि अब हम अगर सारी लॉग की वैल्यूज हटाएं तो इसको लिख सकते हैं -dA/dt इज इक्वल टू dB/dt। और ये लॉग dB/dt इंटू टू, ये चीज इसको लिख सकते हैं। ओपन अप करके ही आ जाएगा सम करके। तो लॉग की ये प्रॉपर्टी यूज अगर हम करें यहाँ पे तो dB/dt इंटू टू हो जाएगा, या फिर -1/2 dA/dt इज इक्वल टू dB/dt। इस एक्सप्रेशन में अगर हमने इसको लिख लिया तो जिसकी स्टोइकोमेट्री यहाँ पे टू आए, टू से ये इसमें जा रहा हो, वो हो जाएगा इसका आंसर। मतलब 2A से कुछ B में जो है वो जाना चाहिए। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, 3 टाइम्स हो गया ये तो। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का तो फॉर्मूला ही सेम है यहाँ पे। N2O4 जो है हाफ में जा रहा है ये, N2O4 NO2, इसकी स्टोइकोमेट्री यहाँ पे टू होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। C2H4 2 टाइम्स गोइंग टू C4H8। बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट था थोड़ा, ये 2 टाइम्स इस साइड है। वंशिका और अंशिका, समझ आ गया? ओके, एक ही क्वेश्चन और ट्राई करो। रिएक्शन 2x to B जा रहा है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज 0.2, half life is 6 hours. When the initial concentration is 0.5, then the time required to reach its final concentration, this will be. B 18 hours. Okay, good. यही है इसका आंसर, B 18 hours। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स नॉट दे रखा है 0.2, टी हाफ 6 hours। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज 0.2, हाफ लाइफ इज, ओके, ये दे रखा है। तो जीरोथ ऑर्डर के लिए हम इससे रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, 1/A0/2 के टी हाफ। तो इससे हम रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, फिर उसको पुट कर सकते हैं दूसरी चीज के अंदर। पी आ गया, वंश का भी ठीक है। तो A0 - A इज इक्वल टू KT होता है। ए क्या है 0.2, A0 क्या है 0.5। रेट कांस्टेंट आपने निकाल लिया फ्रॉम टी हाफ, तो टाइम हम यहाँ से
कैलकुलेट कर सकते हैं, 18 आवर्स आपका आना चाहिए। 0.3 अपॉन रेट कांस्टेंट विल गिव यू टाइम। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ग्राफ से थोड़ा सा रिलेटेड है। इन द रिएक्शन P प्लस क्यू गिविंग R प्लस S, द टाइम टेकन फॉर 75% reaction of P is twice for T half. Then the concentration of Q varies as shown in the figure. Then the overall order of the reaction is. Overall order आपको बताना है। ओके, एक का आया है A और एक का आया है D1। और किसी का आया A। P प्लस क्यू यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, जो P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा और जो Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा, दोनों का सम होगा ओवरऑल ऑर्डर। तो पहले P के लिए दे रखा है कि 75% जो टाइम है, इट इज ट्वाइस द टाइम फॉर T50। और ये चीज मैंने याद करने को भी बोली थी, ये किस ऑर्डर के लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो P के रिस्पेक्ट में मतलब इस P की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल p की वैल्यू क्या आ गई, 1 की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू P। अब बताना है Q। तो Q के लिए हमें ये दे रखा है ग्राफ, Q वर्सेस टाइम का। तो ऐसे लीनियरली डिक्रीजिंग ग्राफ किसका आता है, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, जीरो ऑर्डर के लिए था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए था ln a बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। हाँ, जीरो ऑर्डर के लिए आता है ये वाला ग्राफ। ये अगर y एक्सिस पे होगा, टाइम अगर x एक्सिस पे होगा, तो a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। स्लोप आ गई नेगेटिव, लीनियरली डिक्रीजिंग, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ये ग्राफ है जीरो ऑर्डर के लिए, तो Q की वैल्यू आ गई 1, सॉरी 0, P के लिए 1, 1 प्लस 0, ऑप्शन डी 1। ये वाला ग्राफ पता नहीं आपको फर्स्ट ऑर्डर का क्यों लगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln वाली वैल्यू आती या लॉग के टर्म्स में दिया होता लीनियरली अगर डिक्रीजिंग होता। ठीक है, ओके। बाकी ये दो तीन तीन क्वेश्चंस है, इनको होमवर्क में ट्राई कर लेना। और ये था एडवांस का क्वेश्चन था 2013, इतना मुश्किल नहीं था, आसान ही था, आपने कर लिया था, सही था, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, तभी तभी एडवांस में आए। इतना कंफ्यूजिंग नहीं था, बस ये थोड़ा ग्राफ का आपको देखना था, ये वाली चीज तो आपको पता है, ये 75 और 50 वाली। कोई बात नहीं, ध्यान से एकदम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब सीख ही रहे हैं। तो ये तीन क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये स्टार्ट कर देंगे मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड लॉ मेथड, हाफ लाइफ मेथड, ये सब। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इससे रिलेटेड होमवर्क डीपी में मैं आज अपलोड कर दूंगी, पहले मैंने नहीं की थी क्योंकि हाफ लाइफ नहीं पढ़ा हुआ था, उसमें हाफ लाइफ के भी क्वेश्चन है, तो वो आप ट्राई कर लेना। ओके बेटा, बाय।